आपको बताते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर क्या आ रही है। पहली बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान देकर सबको चौंका दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। दूसरी खबर यह है कि इस समय प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, भारत के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक बहुत ही अहम बैठक चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्रियों के नामों पर विचार विमर्श चल रहा है और हो सकता है कि इसी बैठक में तय हो जाए कि इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तीसरी बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे अब तक 70 से ज्यादा विधायकों से मुलाकात कर चुकी हैं। और चौथी खबर आपके लिए यह है कि बीजेपी इन तीनों राज्यों में 2-2 उप मुख्यमंत्री भी बना सकती है, यानी तमाम तरह के कॉम्बिनेशंस पर बीजेपी विचार कर रही है, क्योंकि ऐसे नेता भी होंगे जो असंतुष्ट हो जाएंगे, ऐसे नेता भी होंगे जो शायद बीजेपी के फैसले को पूरी तरह से दिल से न माने, तो ऐसे नेताओं को एडजस्ट करने के लिए उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जैसा कि कांग्रेस ने एक जमाने में सचिन पायलट के साथ किया था। पांचवी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसी ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रही है जो युवा हो। और छठी खबर यह है कि जब बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री के नामों पर अभी सिर्फ मंथन कर रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी ने 54 वर्ष के रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है और वो 7 दिसंबर को तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। यानी मुख्यमंत्रियों के नाम तय करने के मामले में कांग्रेस बीजेपी से कहीं ज्यादा आगे निकल गई है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस को सिर्फ एक राज्य का मुख्यमंत्री तय करना था, वो था तेलंगाना। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जो बेंच स्ट्रेंथ है, यानी कांग्रेस का जो टैलेंट पूल है, या कांग्रेस के पास जो बड़े नेताओं की जो सूची है, वो बहुत ही छोटी है, इसलिए चुनाव करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी का जो टैलेंट पूल है वो बहुत बड़ा है, बड़े बड़े नेताओं की जो सूची है वो काफी लंबी चौड़ी है, इसलिए बीजेपी को ज्यादा समय लगेगा। रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष हैं और उन्हें तेलंगाना का डीके शिव कुमार भी कहा जाता है, क्योंकि वो अक्सर अपनी शर्तों को लेकर कभी भी झुकते नहीं हैं और जो भी वो काम करते हैं या फैसले लेते हैं उनमें एक स्पष्टता दिखाई देती है। बहुत जल्दी फैसले लेते हैं, साफ फैसले लेते हैं, स्पष्ट फैसले लेते हैं। बड़ी बात यह है कि रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ कामारेड्डी और कोडंगल सीट से चुनाव लड़ा था, और लेकिन इनमें से कामारेड्डी सीट पर वो बीजेपी के नेता वेंकट रमन्ना रेड्डी से चुनाव हार गए। यानी बीजेपी से हारने वाले नेता को कांग्रेस तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री बना रही है। तो नए जो मुख्यमंत्री हैं, इन्हें ये 2 सीटों से लड़े थे और 1 सीट पर ये बीजेपी के ही एक उम्मीदवार से हार गए, लेकिन तब भी ये मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी की आप इसे उपलब्धि मान सकते हैं तेलंगाना में कि बीजेपी ने अब तेलंगाना के एक नए मुख्यमंत्री को इन विधानसभा चुनावों में हरा दिया। 54 वर्ष के रेवंत रेड्डी का पूरा नाम अनुमुला रेवंत रेड्डी है और उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से की थी और बाद में वो टीडीपी में शामिल हुए और टीडीपी के बाद उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया और कांग्रेस ने उन्हें अब तेलंगाना का मुख्यमंत्री बना दिया। यानी अगर राजनीति के हिसाब से देखेंगे तो राजनीति के लगभग हर कुएं का पानी इन्होंने पिया है। और पहले ये बीजेपी में रह चुके हैं छात्र संगठन में, उसके बाद टीडीपी में गए हैं और फिर अब कांग्रेस में आए हैं। तेलंगाना में लोकसभा की कुल मिलाकर 17 सीटें हैं, जिनमें से पिछली बार कांग्रेस सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी। रेवंत रेड्डी का जो भी अपॉइंटमेंट है एज मुख्यमंत्री जी तेलंगाना का कांग्रेस तरफ से किए सो बहुत अच्छी हुआ। हम भी बहुत खुशी है रेवंत रेड्डी जी को ऐलान करने का, सही भी अच्छी डिसीजन ली हाईकमांड ने, उसके ऊपर हम बहुत खुशी है। सबसे संपर्क करने के बाद, विधायक के संपर्क करने के बाद, सीनियर नेता लोगों से चर्चा करने के बाद एक रिजोल्यूशन, वन लाइन रिजोल्यूशन हाईकमांड को पहुंचाए जो ऑब्जर्वर्स आए, उसके मुताबिक हाईकमांड ने डिसीजन लिया, उसको हम सब स्वागत करता है। विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए अब 50 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने मुख्यमंत्रियों के नाम तय नहीं कर पाई है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है
कि अब लोकसभा चुनाव में मुश्किल से 5 महीने का समय बचा है और इन तीनों ही राज्यों में लोकसभा की कुल मिलाकर 65 सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी ऐसे नेताओं की तलाश में है जो आम चुनाव में भी 100 में से 100 नंबर ला सके, यानी बीजेपी को 100 में से 100% सीटें जिता सके। पिछली बार बीजेपी ने राजस्थान की 25 में से 25, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 और छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें लोकसभा के चुनाव में जीती थीं 2019 में। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक दल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इस दल की अपनी प्रक्रिया है, परिणाम आ गए हैं, अब प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसके बाद निर्णय होंगे। देखिए, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चलिए थोड़े दिन इंतजार करिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कोई नया जो कोई सोच नहीं सकता ऐसा फैसला लाते हैं जनता के सामने जो चौंकाने वाला होता है। तो जो भी होगा प्रधानमंत्री जी के दिमाग में होगा। सब कुछ ये पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में ही तो सब कुछ आगे बढ़ रहा है। तो मैं तो कहता हूँ करने वाला बड़ा होता है और करता बड़ा होता है। करने वाले तो हमारे जैसे सेवा हैं, सेवा के रूप में हम लगे हैं। और आपको बिल्कुल ताजा स्थिति के बारे में बताने के लिए एक बार फिर से इन तीनों राज्यों की राजधानी लेकर चलते हैं। जयपुर से हमारे साथ हैं शरद कुमार, भोपाल से हिमेंद्र शर्मा और रायपुर से सुमी राजप्पन हमारे साथ इस समय लाइव हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जयपुर, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो शरद, कल आपसे लंबी चर्चा हुई थी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कल से लेकर अब तक पिछले 24 घंटों में और क्या बदला है और क्या स्थिति कल के मुकाबले स्पष्ट हुई है? सुधीर जी, थोड़ा चक्र घूमा है। जो कल तेजी से राजनीति शुरू हुई थी, वसुंधरा राजे के बंगले पर विधायक लाए जा रहे थे, बयान दिलवाए जा रहे थे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह को राजस्थान भेजा गया। उन्होंने आज डैमेज कंट्रोल का सिलसिला शुरू किया। जो बयानबाजी चल रही थी उस पर रोक लगी और सुबह 11 बजे के बाद से विधायकों को जाने का सिलसिला बंद हुआ था। हालांकि 5-6 विधायक अभी शाम को आए हैं, मगर पार्टी की तरफ से कहा गया है कोई बयान नहीं देगा और जो संसदीय बोर्ड में तय होगा वही मानना होगा। वसुंधरा राजे को लगता है कि मैं रेस से बाहर हूं क्या, क्योंकि मुझसे कोई संपर्क नहीं कर रहा है। प्रभारी यहीं बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहीं बैठे हैं, दिल्ली से कोई फोन आ नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं एक दबाव की राजनीति चल रही है। जहां पर जब मैं अभी बात कर रहा था तो 3-4 लोग बैठे हुए थे और वो बात कर रहे थे विधायक की मैडम को ही बनाना पड़ेगा। मगर ज्यादातर लोग जो कल गए थे आज पलट गए। बीजेपी के दफ्तर में आकर उन्होंने कहा कि जो मोदी जी चाहें वही होगा। इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई है। जीत उनकी है, उनके मेहनत की है, उनके मुद्दों की है, उनके चेहरे की है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वसुंधरा राजे एक बार्गेनिंग पावर तो दिखा सकती हैं अपना, मगर अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने पर ही सीएम बनेगा। और सीएम कौन बनेगा इसके लेकर सब लोग अभी डरे हुए हैं, जिनका नाम चल रहा है कि कहीं नाम कट न जाए। बाबा बालकनाथ को लेकर ये जरूर कहा जा रहा है कि वो हरियाणा और राजस्थान दोनों को प्रभावित कर सकते हैं, ओबीसी हैं, मगर अभी तक उनसे जेपी नड्डा ने ही चर्चा की है। अमित शाह उनसे नहीं मिले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं मिले हैं। जिसको बुलाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ मिलने के लिए, समझ जाइए वही सीएम बनेगा। फिलहाल अभी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। कोई नया नाम भी हो सकता है। कई लोग तो कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया हार गए तो क्या हुआ, पुष्कर सिंह धामी और केशव प्रसाद मौर्य हार गए थे तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं बने, उनका नाम भी हो सकता है। तो ये जो स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमाने में हो चली है, पता नहीं चल पा रहा है किसी को, इसीलिए इस तरह से इतनी कयासबाजियां भी हो रही है। लेकिन ये सच है कि अगर ये पूरा चुनाव मोदी मोदी और मोदी था, किसी से पूछो
बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हो, तो मोदी के लिए। एक भरोसे के आगे कोई नाम था नहीं, तो वो भरोसा जो है वो बीजेपी ज्यादातर जो लोग है मोदी में। इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा घर्षण बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जरूर यूज होगा। ज्यादातर जो लोग हैं, चाहे वो राजस्थान के बाहर भी हमारे जो दर्शक रहते हैं, पूरे देश में जो दर्शक रहते हैं, वो एक बात जरूर जानना चाहेंगे कि वसुंधरा राजे कम से कम बनेंगी, उनके क्या चांस हैं। और जो वसुंधरा राजे रणनीति अपना रही हैं, ये बीजेपी का कोई और नेता ये काम नहीं कर रहा है कि अपने घर पर विधायकों को बुलाए और बताए कि हमारे पास 70 विधायक हैं, हमारे पास इतने विधायक हैं, वो विधायक मांग कर रहे हैं कि हम ही बने। ये जो रणनीति वसुंधरा राजे अपना रही हैं, ये कितनी सही है और वसुंधरा राजे के असल में चांसेस हैं कितने, या आप कहेंगे कि लगभग शून्य है? देखिए, लोकप्रिय नेता तो हैं लेकिन लगभग शून्य है, इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इनके चेहरे को रखकर चुनाव लड़ते तो सोचते भी। इनका चेहरा रखा ही नहीं गया, नेपथ्य में रखा गया चेहरा, और पार्टी के किसी प्रोसेस में जो अभी दिल्ली में चल रहा है मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो इन्वॉल्व भी नहीं हो रही हैं। अरुण सिंह यहीं बैठे हुए हैं, प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष, कोई मिलने नहीं जा रहा है, तो उसी छटपटाहट में ये हो सकता है। मगर मुझे लग रहा है कि बैकफायर कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमाना अलग है और राजनाथ सिंह गडकरी जी का जमाना अलग था, जब वो इस तरह से किया करती थी। मुझे लग रहा है कि आप सही कह रहे हैं कि बैकफायर भी कर सकता है। और शिवराज सिंह ने यह कहकर इनकी मुश्किल और बढ़ा दी है कि मैं सीएम रेस में नहीं हूं। ये यह भी नहीं कर सकती हैं, डर के मारे, क्या पता बीजेपी वाला कमान सोच ले कि हम रेस में नहीं है। मगर ये कहना कि 70 आए 72 आए, मुझे लग रहा है कि यही बात करने कि जिंदगी एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा, दिन ढलेगा हर कोई अपना रास्ता लेगा। तो मिलने जानना और साथ खड़े होना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। और आज तो वहां पत्रकारों की बहुत पूछ हुई है सुधीर जी। 15 साल से हम उस बंगले के बाहर खड़े हो रहे थे और सुबह से चाय समोसे पकौड़े सब आ रहे थे, तो वहां पर ऐसा लग रहा था कि मीडिया को भी कहा जा, एक तरह संकेत था कि आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। वरना अंदर से खबर आ जाती थी नाराजगी भरी कि आप ऐसे क्यों चला रहे हो कि 70 विधायक आए। तो इस बार वो चाह भी रही कि थोड़ा सा जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसकी धमक दिल्ली तक जाए। देखिए शरद, ये बात सही है आप जो कह रहे हैं कि चाय समोसा मिठाई सब कुछ, और उसके बावजूद भी आपने वसुंधरा राजे के मन की बात यहां नहीं कही। वसुंधरा राजे अगर देख रही होंगी हमें, तो मुझसे और आपसे दोनों से बहुत नाराज हो जाएंगी। नहीं, सही बात आप कह रहे हैं कि, लेकिन उसमें वसुंधरा राजे की तरफ से इनकार भी नहीं किया जा रहा है। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप मत चलाओ, क्योंकि पहले इस तरह की खबरें चलती थी, वो खंडन आता था। मगर इस बार कहा भी नहीं जा रहा है कि ये मत चलाओ, कितने विधायक आए नहीं आए। तो मुझे लग रहा है कि नाराज वहाँ एक अजीब सा माहौल है। देखिए सुधीर जी, वो चाहते हैं कि नहीं भी चले और चाहते हैं कि चले भी। अब ये इसमें वो भी कंफ्यूज हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वो नाराज हो भी सकते हैं। मैं उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो लड्डू सामने रखा है, इसे खाना है या इसे छोड़ देना है। खाने का मन भी कर रहा है, उसका वो टेस्ट भी लेना चाहती हैं और फिर नहीं भी खाना चाहती हैं। शरद, आएंगे आपके पास, भोपाल चलते हैं। भोपाल में हेमेंद्र शर्मा है। हेमेंद्र, कल भी आपसे बात हुई थी, लेकिन कल से लेकर अब तक हमने ये देखा कि शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ बाहर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं एक आम व्यक्ति की तरह, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, और आज टोटल सरेंडर मोड में एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद के इस दौड़ में शामिल नहीं हूं। अब बड़ी बात यह है कि क्या किसी ने उनसे कहा है कि आप सार्वजनिक रूप से ये घोषणा कीजिए कि आप रेस में नहीं हैं, या फिर वो एक राजनीतिक कदम के तहत खुद ये बात कह रहे हैं? जी देखिए, जो मध्य प्रदेश में हो रहा है वो थोड़ा सा अलग है जो जयपुर में हो रहा है। यहाँ पे किसी तरह का कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं हो रहा है, पोस्चरिंग ज्यादा हो रही है, और पोस्चरिंग के तहत ही रहन बसेरे में जाया जा रहा है, रेस्टोरेंट में खाना खाया जा रहा है, लाडली बहनाओं के साथ बैठ के खाना खाया जा रहा है।
और ये वीडियोस भी रिलीज किए जा रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि मैं कभी किसी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं था, ना आज हूं। उसके बाद एक और वीडियो रिलीज किया गया जिसमें कहा गया कि लाडली बहनाओं के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा और कोशिश करूंगा और इंश्योर करूंगा कि जो 3,000 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया है वो पूरा हो। अभी 1250 रुपए ही दिए जाते हैं। और एक और बात जो उन्होंने कही आज के, वो दिल्ली नहीं जाएंगे बल्कि छिंदवाड़ा जाएंगे, और वो भी एक पोस्चरिंग है क्योंकि 2024 के इलेक्शन में उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में छिंदवाड़ा लोकसभा की माला पहनाना चाहते हैं। 2019 में जो चुनाव हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वो 28 सीटें जो है मध्य प्रदेश से जीते थे, लेकिन कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा में लोकसभा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीते थे। तो इस तरह की पोस्चरिंग अभी यहां पर हो रही है और दिल्ली में भी थोड़ी बहुत पोस्चरिंग हो रही है। वीडी शर्मा जो है मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जेपी नड्डा साहब से मिले हैं, गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले हैं, और अमित शाह की तरफ से भी एक आज सोशल मीडिया पर खूब एक वीडियो जो है वो चर्चा का विषय बना रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई कारण नहीं है कि इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री जो नाम डिक्लेयर होने वो इस हफ्ते के अंदर ना किए जाएं, और जो बदलाव की बात है वो तो होना ही रहना चाहिए। तो हेमेंद्र, जो सवाल मैंने शरद से पूछा वही आपसे पूछना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के बाहर के दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि चलिए, जो अगर कोई नया आदमी बनेगा वो तो अलग बात है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बनेंगे या नहीं बनेंगे, उसके कितने % चांस आप देखते हैं? और राजनीति में हमेशा याद रखिएगा, जो कहते हैं वो होता नहीं है और जो होता है उसे कहा नहीं जाता। सुधीर जी, जब इस चुनाव की शुरुआत हुई थी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के थे, इसलिए मध्य प्रदेश का चुनाव राजस्थान और छत्तीसगढ़ से थोड़ा अलग था। और बतौर मुख्यमंत्री वो लगभग 18 साल के मुख्यमंत्री थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि वो मुख्यमंत्री पद का मध्य प्रदेश में चेहरा नहीं होंगे। जब ये निर्णय लिया गया था तो शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कौन मुख्यमंत्री होगा उसका भी निर्णय लिया होगा। क्या वो निर्णय बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, ये अब पता चलेगा जब नए मुख्यमंत्री का यहां पर घोषणा होगी। लेकिन उसके बाद चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। मालवा में पूरी तरह से सफाई हुई, वहां कैलाश विजयवर्गीय भी नेता थे, 7 सांसदों को उतारा गया, 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी उतारा गया, नेशनल जनरल सेक्रेटरी को भी उतारा गया। और उसके बाद जब जीत हुई तो थोड़ा श्रेय लेने की भी कोशिश हुई, जिसमें तो हेमेंद्र ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान पर भी यू टर्न लेना शायद पार्टी के लिए थोड़ा सा अभी मुश्किल होगा, और हो सकता है कि चुनाव के दौरान ही आसपास जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उसने एक चिट पर लिखकर रख लिया होगा कि अगर जीत गए तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब हम चल रहे हैं रायपुर। सुमी राजप्पन इस समय हमारे साथ हैं। सुमी, रायपुर की भी लगभग वही स्थिति है जो जयपुर और भोपाल की है। यहां पर भी एक बहुत बड़े नेता डॉक्टर रमन सिंह बैठे हुए हैं, पहले से पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और फिर दूसरी टीम अगर आप देखेंगे जो पूल है उसमें सारे दूसरे लोग हैं जो पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो वहां की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी स्थिति बिल्कुल वैसे ही बनी हुई है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि राजस्थान में बहुत एक्शन है, मध्य प्रदेश में भी थोड़े बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की माने तो यहाँ पे डेवलपमेंट्स बहुत कम हो रहे हैं। यहाँ पे जो सिचुएशन है काफी ठंडी पड़ी हुई है, मौसम भी यहाँ पर ठंड हो चुका है और पॉलिटिक्स में भी काफी ठंडाई देखी जा रही है। ये बोलना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर रमन सिंह पे इस बार बीजेपी बिल्कुल दांव नहीं लगाएगी, क्योंकि उनका जो तजुर्बा है, 3 बार उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम बनके छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से लीड दी है और एक साफ छवि उन्होंने अपनी रखी है। तो उसकी वजह से डॉक्टर रमन सिंह को कंप्लीटली रूल आउट करना गलत होगा। सेंट्रल लीडरशिप उनके बारे में अब भी सोच रही है, ऐसा माना जा रहा है। और अगर आप पूल में देखें, जैसे कि आपने बताया, दूसरे पूल में वो सारे लीडर्स हैं, जैसे कि विष्णुदेव साय हो गए, वो सरगुजा डिवीजन के कुनकुरी सीट से लड़े, और सरगुजा डिवीजन इस बार एक विनिंग डिवीजन के तौर पे उभरा है पूरे छत्तीसगढ़ में। 2018 में यही डिवीजन था जो कांग्रेस पूरा सुपड़ा साफ कर चुकी थी बीजेपी का, और बिल्कुल वही चीज इस बार बीजेपी ने की है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में इतने प्रचंड तरीके से कभी भी जीत हासिल नहीं की है, और ये जीत कहीं ना कहीं इतिहास में जरूर जाएगी कि किस तरह से 1 महीने में यहां पर काया पलट हो गई है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो विष्णुदेव साय भी एक बहुत बड़े ट्राइबल चेहरे हैं, उनके नाम पर भी सहमति बन सकती है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अरुण साव जो ओबीसी चेहरा है, वो भी एक बड़े नाम की तरह उभर रहे हैं। ये तीनों नाम जो है, ये अपने आप में, इन्हीं तीनों नाम में अभी जो मंथन है वो चल रहा है दिल्ली पर। जी,
आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हमेशा बीजेपी के बारे में कहा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि अगर मीडिया में किसी का नाम चल गया, अगर जो विश्लेषक हैं उन्हें कोई बात समझ में आ रही है, उन्हें कोई नाम समझ में आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो नाम तो बिल्कुल नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। और आज भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल गुप्त रखा जा रहा है। अब उस चिट में किसका नाम लिखा है, उस चिट में नाम लिखा जा रहा है या उस चिट पर यह नाम पहले से लिखा जा चुका है, ये बात कोई नहीं जानता। इसलिए हमने लगातार आपको हम 2 दिन से अपने संवाददाताओं के पास लेकर चल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि बीजेपी वाकई में पार्टी विद अ डिफरेंस है। बीजेपी बाकी पार्टियों से बिल्कुल अलग है और बीजेपी में जो नेता हैं, चाहे बड़े बड़े नेता हों या छोटे नेता हों, सब जानते हैं कि अनुशासन में कैसे रहना है। 1-2 अपवाद जरूर हो सकते हैं, वसुंधरा राजे जैसे, जिन्होंने अब भी पुराने जमाने के स्टाइल में अपना एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि उनके साथ बहुत सारे विधायक हैं, विधायक उनके घर पर आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि शरद ने कहा कि ये नई जो व्यवस्था है बीजेपी में, जो पिछले 10 साल से आई है, उसमें इस तरह के जो कदम होते हैं वो कारगर नहीं साबित होते। और 3 राज्यों में जो बीजेपी ने तय किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं होगा, इससे यह पता चलता है कि इन तीनों राज्यों में ही वोट पड़े हैं सिर्फ एक नाम पर, सिर्फ एक चेहरे पर, और वो है प्रधानमंत्री मोदी। और उन्होंने जो बड़े कदम उठाए, एक बड़ा कदम यह था कि सांसदों को और मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को कह दिया था कि आप वहां जाकर चुनाव लड़िए। ये सब इस बात के संकेत हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर बड़े बड़े नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को ये बताना चाहते थे कि उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि वो एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और वो इस बात के सपने देखना बंद कर दें कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा या वो उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये पार्टी अब बिल्कुल एक अलग रास्ते पर चल चुकी है, जहां पर किसी को भी ये गलतफहमी असल में नहीं होनी चाहिए कि अमुक राज्य में पार्टी उस नेता की वजह से जीतती है, उस चेहरे की वजह से जीतती है। और अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी की बात करूं तो आप याद कीजिए, जब पिछली बार बीजेपी राजस्थान में हारी थी तब लोग वसुंधरा राजे से बहुत नाराज थे, लेकिन तब भी वो ये कहते थे कि हम वसुंधरा से तो नाराज हैं लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से नाराज नहीं है। और हर राज्य में, चाहे उन्होंने बीजेपी को राज्यों में हरा दिया, लेकिन लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा जिताकर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी से किसी की कोई नाराजगी नहीं है। और इस बार तो विधानसभा में भी उन्होंने बता दिया कि हम इन्हीं के नाम पर वोट डालते हैं। यानी मोदी की जो गारंटी है वो हर जगह चल रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि 2 दिन निकल चुके हैं, कल शाम तक शायद ऐसा लगता है कि इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम आपके सामने आ जाएंगे और हमेशा की तरह ये नाम और ये खबर सबसे पहले आप आज तक पर देख पाएंगे, सबसे पहले ये खबर आज तक आप तक जरूर पहुंचाएगा। इसलिए अगले कुछ दिनों तक आप सिर्फ आज तक देखिए, इधर उधर बिल्कुल मत जाइए, और जैसे ही नाम के बारे में पता चलेगा सबसे पहले आज तक के जरिए ये नाम आप तक पहुंचेगा, ये चिट आप तक पहुंच जाएगी। आपको ये बताते हैं कि अपनी हार के बाद कांग्रेस और विपक्ष ने अब नए नए बहाने बनाना शुरू कर दिया है, मुद्दे को भटकाना शुरू कर दिया है, और अपनी हार को कांग्रेस स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है और अपनी हार के लिए वो बीजेपी को दोष देना चाहती है। अब कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक दरार पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी है। तमिलनाडु की डीएमके पार्टी के एक सांसद सेंथिल कुमार ने आज लोकसभा में कहा कि बीजेपी हिंदी बेल्ट के केवल उन्हीं राज्यों में चुनाव जीत सकती है जिन्हें आमतौर पर लोग गौमूत्र वाले राज्य कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत के लोगों ने आज तक बीजेपी को उनके राज्यों में घुसने नहीं दिया है। सेंथिल कुमार उसी डीएमके के लोकसभा सांसद हैं जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और जिसके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हुए कुछ दिन पहले कहा था कि सनातन धर्म को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। और अब डीएमके पार्टी के सांसद सेंथिल कुमार उत्तर भारत के इन राज्यों को, यानी उन्होंने किन राज्यों का नाम लिया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों को वो गौमूत्र वाले राज्य बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गौमूत्र वाले राज्य ही ऐसे हैं जो बीजेपी को जिताते हैं। हालांकि उनकी इस टिप्पणी को लोकसभा के रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है, लेकिन तो भी आप एक बार सुनिए कि आज इस देश के एक चुने हुए सांसद ने
वो चुनाव जीतकर यहां तक आए हैं, लोकसभा के पटल पर बैठकर, लोकसभा के अंदर जो कि संविधान का सबसे बड़ा मंदिर है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर बैठकर डीएमके के एक सांसद ने कितनी छोटी और कितनी ओछी और कितनी आपत्तिजनक बात कही है, वो मुझे लगता है कि पूरे देश को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. ऐसा लगता है कि डीएमके में एक रेस लगी हुई है, एक होड़ लगी हुई है सनातन धर्म के अपमान करने को लेकर, और डीएमके में हर नेता यह सोचता है कि कौन कितना ज्यादा अपमान सनातन धर्म का कर सकता है, और ये नेता जानते हैं कि जितना ज्यादा अपमान करेंगे शायद इनको ऐसी गलतफहमी है कि ये उतने ही ज्यादा लोकप्रिय होंगे, इन्हें लेकर उतनी ही ज्यादा हेडलाइंस बनेंगी, और सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेंगे। और यही गलतफहमी इन्हें ले डूबी, क्योंकि ये सोचते रहे कि जो मुद्दे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं, जो मीडिया में हेडलाइन बन जाते हैं, उन्हीं मुद्दों से ये जीत जाएंगे। ये गलतफहमी में थे, और इन चुनावों ने ये बता दिया कि सोशल मीडिया में ट्रेंड करना अलग बात है और चुनाव जीतना अलग बात है। हमारे देश में जो लोग कश्मीर, खालिस्तान, माओवादी और पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद के मुद्दे पर देश के टुकड़े टुकड़े नहीं कर पाए, कश्मीर को भारत से अलग नहीं करवा पाए, जो खालिस्तान का निर्माण नहीं कर पाए, जो उत्तर पूर्व को भारत से काट नहीं पाए, वो लोग अब भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और इस राजनीति में हिंदी भाषा बोलने वाले उत्तर भारत के लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि बीजेपी तेलंगाना में इसलिए हारी क्योंकि तेलंगाना के हिंदू वोटर्स राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिंदू वोटर्स की तरह अनपढ़ नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, और दक्षिण भारत में बीजेपी का कोई स्थान नहीं है। इन राज्यों के लोगों की समझ गोबर और गौमूत्र तक सीमित है, जो उत्तर भारत के राज्य हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब जब ये सारी टुकड़े टुकड़े वाली ताकतें कश्मीर में फेल हो गई, खालिस्तान बनाने को लेकर फेल हो गई, तो अब इन्होंने ये सोचा कि अब भारत में एक नई दरार डाली जाए, और वो नई दरार क्या है? वो है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है। तो देखिए, इनका जो नाम पड़ा था टुकड़े टुकड़े गैंग, वो असल में सही पड़ा था, क्योंकि ये हमेशा टुकड़े टुकड़े करने वाली राजनीति करते हैं। और पूरा देश देख चुका है कि कश्मीर में इन्होंने क्या किया। लंबे समय तक इन्होंने कोशिश की कि कश्मीर आजाद हो जाए। पंजाब में क्या किया? लंबे समय तक कोशिश की कि खालिस्तान को समर्थन देने वाली जो ताकतें हैं उन्हें बल दिया जाए। लंबे समय तक कोशिश की इन्होंने कि पूर्वोत्तर में जो उग्रवादी हैं उन्हें मदद दी जाए, नक्सलियों को, माओवादियों को, अर्बन नक्सल्स को मदद दी जाए। इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो आज भी चीन के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और ये सोचते थे कि चीन और पाकिस्तान का साथ देकर ये भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जब कुछ नहीं हुआ, तब अब इन्होंने ये सोचा है कि अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक नई लकीर खींच दी जाए। इसलिए हमारे देश के दर्शकों को यह बात समझनी पड़ेगी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी एमडीएमके के सांसद वाइको ने भी यही बात कही है कि डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के बयान का उन्होंने समर्थन किया है। हालांकि सेंथिल कुमार के बयान से गौमूत्र के शब्द को अब लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। I agree with him. So you agree with this statement? What he has, the remarks statement he has made? Yes, he is correct. I agree with him. So you agree with this statement? What he has, the remarks statement he has made? Yes, he is correct. तो खास तौर पर तमिलनाडु के नेताओं ने अब यह तय किया है कि अगर बीजेपी पर हमला करना है तो सनातन धर्म पर हमला करो, सनातन धर्म का अपमान करो। जितना ज्यादा हो सकता है उतना सनातन धर्म का अपमान करने पर खास तौर पर तमिलनाडु के ये सांसद और तमिलनाडु के ये नेता तुले हुए हैं, इसलिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों अलग अलग हैं?
क्या भारत के इस तरह दो टुकड़े किए जा सकते हैं? क्या भारत को राजनीति के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, पहचान के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है? क्या भारत बटा हुआ है? तो इसका जवाब है, एक ही जवाब है, वो है नहीं और कभी नहीं। हमारे देश का संविधान भारत को राज्यों का एक संघ कहता है, लेकिन यह उत्तर भारत, दक्षिण भारत या उत्तर पूर्व भारत की या पश्चिम भारत की कोई बात नहीं करता। इन क्षेत्रों को उत्तर, दक्षिण और उत्तर पूर्व के नामों से, पूर्व के नाम से, पश्चिम के नाम से सिर्फ इसलिए संबोधित किया जाता है ताकि इससे भारत की भौगोलिक दृष्टि को स्पष्ट किया जा सके। जैसे इससे यह स्पष्ट हो कि भारत के दक्षिण में कौन से राज्य हैं, उत्तर में कौन से हैं, उत्तर पूर्व में कौन से हैं, पश्चिम में कौन से हैं। सिर्फ इसलिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पूरा भारत एक रंग में रंगा हुआ है और उसे कोई भी दो हिस्सों में बांट नहीं सकता। यह ठीक वैसा ही है जैसे यूरोप के देश अरब के देशों को मिडिल ईस्ट कंट्रीज कहते हैं, क्योंकि ये देश यूरोप के मिडिल ईस्ट में बसे हुए हैं। लेकिन इससे ये देश मिडिल ईस्ट नाम से एक अलग महाद्वीप नहीं बन जाते। और आपने देखा होगा कि हम तो इतना ज्यादा आंख बंद करके फॉलो करते हैं पश्चिमी देशों को कि हमारे देश में भी इसे मिडिल ईस्ट ही कहा जाता है। और यही बात उत्तर और दक्षिण भारत के संदर्भ में भी लागू होती है। अभी दक्षिण भारत में कुल मिलाकर 5 राज्य आते हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु है। और ये वो 5 राज्य हैं जहां द्रविडियन भाषा बोली जाती है। द्रविडियन भाषा का मतलब है कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम। और इसीलिए इन राज्यों को इनकी अलग अलग भाषा और पहचान के आधार पर भी उत्तर भारत से अलग दिखाने की कोशिशें अक्सर होती रहती हैं, क्योंकि यहां की भाषाएं अलग हैं। और आज भी बिल्कुल यही हो रहा है। और विपक्ष के नेता इस बार भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने के लिए यह तर्क दे रहे हैं कि बीजेपी हिंदी बेल्ट यानी उत्तर भारत के राज्यों की पार्टी है, यह हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी है, इसलिए दक्षिण भारत के लोगों को यह पार्टी स्वीकार्य नहीं है। और इस बार तेलंगाना में भी बीजेपी इसीलिए जीत नहीं पाई क्योंकि दक्षिण भारत के लोग बीजेपी को स्वीकार नहीं करेंगे। यह एक गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और देश के लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। अब यह तर्क सही है या गलत, उसे आप कुछ आंकड़ों से आप आज समझ सकते हैं। तेलंगाना के चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस पार्टी के वोटों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो पार्टी है बीजेपी। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 6.9% वोट मिले, लेकिन इस बार बीजेपी को तेलंगाना में 13.9% वोट मिले, यानी लगभग 14% मानकर चलिए। इसके अलावा तेलंगाना में पहले बीजेपी का सिर्फ 1 विधायक था, इस बार बीजेपी के 8 विधायक चुनकर आए हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि तेलंगाना में इस बार 2 करोड़ 34 लाख वोटों में से बीजेपी को 32.5 लाख वोट मिले हैं। इसलिए आज यहां एक सवाल यह भी है, क्या तेलंगाना में बीजेपी को वोट देने वाले इन 32.5 लाख लोगों को भी गोबर और गौमूत्र तक सीमित मान लिया जाएगा? और क्या ये इन 32.5 लाख वोटर्स का अपमान नहीं है? यहां एक और बड़ी बात है कि तेलंगाना की कामारेड्डी सीट पर बीजेपी के नेता के वेंकट रमन रेड्डी ने पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चुनाव में हराया। अब आप खुद सोचिए कि अगर बीजेपी को दक्षिण भारत के लोग वहां आने नहीं देना चाहते तो बीजेपी के नेता ने तेलंगाना में पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री को कैसे चुनाव हरा दिया। एक और बड़ी बात यह है कि दक्षिण भारत के 5 राज्यों में लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 29 सीटें अभी भी बीजेपी के पास हैं। डीएमके के पास 24 लोकसभा सीट है, कांग्रेस के पास 28, वाईएसआर कांग्रेस के पास 22 सीटें हैं। इसलिए आप खुद सोचिए कि अगर दक्षिण भारत में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 29 लोकसभा सीटें हैं तो फिर ये सीटें बीजेपी के पास कहां से आईं और कैसे आईं? ये सीटें दक्षिण भारत के लोगों ने ही बीजेपी को जिताई है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में कुल 14 करोड़ 80 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से 17.7% यानी 2 करोड़ 60 लाख वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गए थे। क्या डीएमके और विपक्ष के दूसरे दल भी दक्षिण भारत के इन 2 करोड़ 60 लाख वोटर्स को गोबर और गौमूत्र तक सीमित बताएंगे और उन्हें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वोटर्स की तरह अनपढ़ बताएंगे? आज सोचिए कितना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र इस देश में खुलेआम संविधान की ठीक नाक के नीचे रचा जा रहा है।
आज इस बात को भी समझना जरूरी है कि डीएमके जैसी पार्टी के नेता भारत को उत्तर और दक्षिण भारत में आखिर क्यों बांटना चाहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, यानी पहचान को होने वाली राजनीति। डीएमके तमिलनाडु की एक ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जिसकी राजनीति पूरी तरह से पहचान पर और क्षेत्रीय पहचान पर केंद्रित रही है। और यहां पहचान का मतलब यह है कि डीएमके खुद को तमिलनाडु की पहचान से जोड़कर बताती है और तमिलनाडु में उस विचारधारा को लेकर चलती है जिसे द्रविडियन विचारधारा कहते हैं। इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को आप एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। 1947 में जब भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ और उसने उर्दू भाषा को ही पूर्व पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, तब पूर्व पाकिस्तान में इसका बहुत विरोध हुआ था। और पूर्व पाकिस्तान के जो मुसलमान थे, देखिए दोनों ही जगह मुसलमान हैं, पाकिस्तान में भी और पूर्वी पाकिस्तान में भी दोनों जगह मुसलमान हैं, दोनों जगह इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। लेकिन पूर्व पाकिस्तान के लोगों को उर्दू भाषा अपनी राष्ट्रीय भाषा के तौर पर स्वीकार नहीं थी और विरोध करने के बाद जो विरोध करने वाले जो लोग थे वो भी पाकिस्तान के ही ये मुसलमान थे। लेकिन इन मुसलमानों ने उर्दू भाषा को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि बांग्ला भाषा उनकी पहचान थी। और यही बात आप देखिए आगे चलकर बांग्लादेश क्यों बना। बांग्लादेश इसलिए बना, बांग्लादेश के मुसलमानों ने कहा कि हमें पाकिस्तान स्वीकार नहीं है, जबकि दोनों ही जगह इस्लाम को मानने वाले लोग थे, दोनों ही जगह मुसलमान थे, लेकिन उनकी पहचान अलग थी और सबसे बड़ी बात उनकी भाषा अलग थी। और बांग्लादेश के जो मुसलमान थे उन्हें उर्दू कबूल नहीं थी। और यही बात डीएमके के मामले में भी लागू होती है। डीएमके ने सनातन धर्म का अपमान किया, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी तमिलनाडु में डीएमके को हरा नहीं सकती, फिलहाल अगले कुछ वर्षों तक तो नहीं हरा सकती। तो हम ये बात लगातार सुन रहे हैं कि सनातन धर्म का अपमान हुआ और उस अपमान का बदला मध्य प्रदेश के लोगों ने ले लिया, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने ले लिया। लेकिन सनातन धर्म के अपमान को लेकर क्या बीजेपी तमिलनाडु में डीएमके को हरा सकती है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये काफी डीप रूटेड है, यानी बिल्कुल अंदर तक, जड़ तक ये मानसिकता गई हुई है और इसमें पहचान की पॉलिटिक्स छिपी हुई है जो आज से कई दशकों पहले तक वहां के लोगों में ये भर दी गई थी उनके दिमाग में। इस बात को भी यहां समझना जरूरी है कि उत्तर भारत के हिंदू और दक्षिण भारत के हिंदू स्वभाव में क्या कोई अंतर है? क्या उत्तर भारत के हिंदू और दक्षिण भारत के हिंदू अलग अलग हैं? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि उत्तर भारत की तुलना में हिंदू संस्कृति दक्षिण भारत के राज्यों में आपको ज्यादा शुद्ध रूप में नजर आती है। जो उनके रीति रिवाज हैं, उनके जो संस्कार हैं, वो आज भी जो हमारे पुराने जो हिंदू धर्म के जो संस्कार थे वो अपने शुद्ध रूप में आपको दक्षिण भारत में दिखाई देते हैं, जबकि उत्तर भारत में वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी जो बाहर से आए थे उनका हमला खैबर दर्रे से हुआ था। यानी ये सारे जब लोग प्रवेश करते थे बाहर के आक्रमणकारी, ये खैबर दर्रे से होकर आते थे जो आज पाकिस्तान में है, और ये सबसे पहले उत्तर भारत के जरिए प्रवेश करते थे भारत में। लगभग 1000 साल पहले आज के पाकिस्तान के रास्ते मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में दाखिल हुए थे और इसके बाद उन्होंने उत्तर भारत पर बहुत जुल्म किए और अत्याचार किए और उत्तर भारत के, खास तौर पर उत्तर भारत के इन राज्यों में हिंदू संस्कृति को खत्म करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने मंदिरों पर हमला किया, हिंदू संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की। 10वीं सदी से 15वीं सदी के बीच जब उत्तर भारत के हिंदू मुस्लिम आक्रमणकारियों के शासन में अपने धर्म और अपनी संस्कृति को लेकर संघर्ष कर रहे थे, तब दक्षिण भारत इस घुसपैठ से बचा हुआ था। यानी दक्षिण भारत के हिंदुओं को वो संघर्ष नहीं करना पड़ा जो संघर्ष उत्तर भारत के हिंदुओं को मुस्लिम आक्रमणकारियों से अपने आप को बचाने में करना पड़ा। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी की सेना रामेश्वरम तक पहुंच गई थी, लेकिन दक्षिण भारत में खुद को तब भी स्थापित नहीं कर पाया और ना ही बरकरार रख पाया। बड़ी बात यह है कि इसके बाद दक्षिण भारत में वर्ष 1336 से 1660 तक विजयनगर साम्राज्य का शासन रहा और उसके शासन में हिंदू संस्कृति दक्षिण भारत में और मजबूत होती चली गई। यानी ये जो शासन रहा, विजयनगर का जो शासन था, इसने हिंदू संस्कृति को दक्षिण भारत में बचाया और बखूबी बचाया, जबकि इसकी तुलना में इसी समय अवधि में उत्तर भारत के हिंदू मुस्लिम आक्रमणकारियों के शासन में अपने धर्म
और अपनी संस्कृति को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे। और उत्तर भारत में इस दौरान अयोध्या में राम मंदिर, काशी में प्राचीन शिव मंदिर और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने हुए मंदिरों को तोड़ा गया और बड़ी संख्या में ऐसे बहुत सारे मंदिरों पर उन्हें तोड़कर नष्ट करके उनकी जगह मस्जिदें बना दी गई। और इसीलिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के हिंदुओं का स्वभाव आपको कुछ हद तक अलग दिखाई देता है, क्योंकि दक्षिण भारत के हिंदुओं ने वो संघर्ष नहीं सहा बाहर से आए आक्रमणकारियों का, इस्लाम को मानने वाले आक्रमणकारियों का, जो संघर्ष उत्तर भारत के हिंदुओं ने झेला था। और मुगल्स भी जो थे वो दक्षिण भारत तक आगे चलकर पहुंच नहीं पाए थे। उत्तर भारत के जो हिंदू हैं उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक मुस्लिम आक्रमणकारियों का अत्याचार सहा, मंदिर तोड़ दिए गए, उनके संस्कारों को, उनकी संस्कृति को नष्ट करने की पूरी कोशिश की गई, जान लगातार खतरे में रही। जबकि दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति और वहां के हिंदुओं ने वैसा जुल्म और अत्याचार न देखा न सहा। डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने अब अपने बयान पर सफाई दी है, उनकी सफाई भी आप सुन लीजिए। And if you say that it is a controversial statement, then members who were there inside, including the Home Minister who introduced the bill, he was there. Members of BJP, they are there. Members of our alliance are there, and so many other members were there. Speakers there, chairperson was there. If anything was controversial, they would have erased it then and there. My intention was not to hurt anybody of any of this. It was just to show that there is a demarcation of votes share where you see where the BJP gets its vote and where the BJP doesn't get its vote. तो देखिए, आजकल ये भी बड़ा फैशन चल गया है कि इतनी बड़ी आपत्तिजनक बात लोकसभा के अंदर खड़े होकर अपने भाषण में इन्होंने कह दी और फिर बाहर आकर 30 सेकंड में उसके लिए माफी मांग ली। लेकिन तब तक पूरा नुकसान हो चुका था और पूरे देश के लोगों ने ऐसे नेताओं का असली चेहरा देख लिया। आज लोकसभा में जब जम्मू कश्मीर को लेकर एक बिल पेश हुआ और टीएमसी के एक सांसद ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर का शासन जम्मू कश्मीर के ही किसी नेता के पास होना चाहिए, तो इस पर गृह मंत्री अमित शाह काफी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि क्या टीएमसी देश में 2 संविधान, 2 निशान और 2 प्रधानमंत्री चाहती है? तो ये जो विचारधारा है आज भी कि देश के अलग अलग टुकड़े हों, वो आपको आज भी नजर आएगी। आज संसद में इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत करारा जवाब दिया है, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे, एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे। तो हम आपको यह बताएंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बदनाम क्यों हो रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की हार के लिए ईवीएम पर हुए सवाल को उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस बैलेट वोटों में आगे थी, लेकिन अब ईवीएम के वोटों की काउंटिंग होने लगी तो कांग्रेस पिछड़ने लगी और इन चुनावों में हार गई। यानी बैलेट वोटिंग तो ठीक हुए, लेकिन ईवीएम में वोट दर्ज नहीं हो रहे। दिग्विजय सिंह ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी थी जिससे कांग्रेस इन चुनावों में हार गई। अब आप ये जो नक्शा देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, विपक्ष भी बड़ा अजीब सा मजाक करता है, खासतौर पर कांग्रेस के नेता। वो जहां जहां बीजेपी जीती है जिन राज्यों में, पूरे देश को हमने 2 भागों में बांटा है, जहां बीजेपी का शासन है और जहां विपक्ष का शासन है। बीजेपी का शासन अगर आप देखेंगे वो सैफरन रंग से है, केसरिया रंग से। तो यहां भारत के हिस्से में जब चुनाव होते हैं जहां बीजेपी जीतती है, वहां तो ईवीएम हैक हो जाती है और जहां विपक्ष जीतता है वहां पर ईवीएम बिल्कुल ठीक काम करती है। दिग्विजय सिंह के अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ईवीएम में बीजेपी ने कोई सेटिंग करके रखी है और 2024 में भी लोकसभा के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए। इनके अलावा बीएसपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि बीजेपी की जीत के लिए
ईवीएम एक बार फिर बदनाम हो गई है। जब ये मशीन पहले आई थी कांग्रेस के वक्त में, मैं चीफ मिनिस्टर था, उस वक्त भी हमने इस मशीन के बारे में कहा था, उनसे पूछा था इलेक्शन कमीशन के लोगों से क्या इसमें चोरी हो सकती है, उन्होंने कहा हो सकती है। अब कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा इस मशीन को ठीक करने के लिए कि लोगों का भरोसा इससे उठे नहीं, वो करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जिस तरीके से अमेरिका में, जापान में, अमेरिका हमसे अर्थव्यवस्था में और ताकतवर बहुत है देश हमसे, जापान हमसे बहुत आगे है। अगर वो देश इस तरह की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए अगर अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है और अगर वहां व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि रिजल्ट 1 घंटे में आए। देखो ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है ईवीएम पर, क्योंकि बात यह है हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहां गया। अब वीवीपैट आई है तब 7 सेकंड के लिए दिखता है, हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर? वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए क्या? नहीं, गिनती की बात नहीं, गिनती तो होती है, लेकिन प्रश्न इस बात का है। इन नेताओं से यह पूछा जाना चाहिए था कि जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी, जब ये लोकसभा चुनाव जीते क्या, जब गठबंधन से इन्होंने सरकार बनाई, तब इन्होंने ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए? फिर 2009 में ये फिर से चुनाव जीते, दूसरी बार लगातार, तब भी इन्होंने ईवीएम पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया। उन 2 लोकसभा चुनावों में इन्होंने ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए? आज इनसे यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। और जिस लोकतंत्र की ये बात कर रहे हैं, उस लोकतंत्र की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? 1999 से पहले भारत में सभी तरह के चुनाव बैलेट बॉक्स के जरिए ही होते थे, यानी कागज पर ठप्पा लगाकर, जिनमें लोग अपने पसंद के उम्मीदवार की पर्ची पर वोट देकर ठप्पा लगाकर मतदान पेटी में डाल दिया करते थे। और फिर कुछ चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अपने गुंडों के जरिए इन बैलेट बॉक्सेस को लूट लिया करती थीं, और फिर जहां कोई उम्मीदवार हार रहा होता था, वो इन बैलेट बॉक्स को लूटकर या तो पानी में फेंक देता था, या आग लगा देता था, और या फिर बड़ी संख्या में लोग जब वोट डालने आते थे तो उनसे कह दिया जाता था कि आप वापस जाइए, आपका वोट डल चुका। यह हिंसा बहुत मुश्किल से रुकी जब वर्ष 1998 के बाद ईवीएम से चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया गया। लेकिन अब 2014 के चुनाव में जब बहुत सारे विपक्षी दलों को यह समझ में आया कि बैलेट बॉक्स से चुनाव में उन्हें फायदा है, तो इन विपक्षी दलों ने ईवीएम को अब बेवफा बताना शुरू कर दिया और बैलेट बॉक्स के चुनाव कराने की मांग अब फिर से होने लगी। यानी ये चाहते हैं कि हम दोबारा 1990 के युग में चले जाएं। और ये मांग क्यों की जाती है, वो आप पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखकर आज समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें देखिए। इसी साल जब पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव हुए, तब वहां कई बैलेट बॉक्सेस को टीएमसी के समर्थकों ने लूट लिया और टीएमसी इन चुनावों में बड़े आराम से जीत गई थी। और आपने वो तस्वीरें तो बहुत देखी होंगी, कैसे बैलेट बॉक्सेस को लूट लिया गया था। ये देख लीजिए आप तो ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो असल में इस तरह के चुनाव चाहती हैं कि बैलेट बॉक्सेस में कागज पर ठप्पा लगाकर इस तरह चुनाव कराए जाएं और फिर वो अपने हिसाब से इन जो वोटिंग बूथ हैं उन्हें रिग कर लें, उन्हें हैक कर लें और वोटिंग बूथ पर कब्जा कर लें और बैलेट बॉक्स को लूट कर भाग जाएं। तो अब आपको यह तय करना है कि आपको कौन सा लोकतंत्र चाहिए, ईवीएम वाला लोकतंत्र चाहिए या फिर आपको बैलेट बॉक्स वाला पुराने जमाने का ब्लैक एंड व्हाइट वाला लोकतंत्र चाहिए। उस जमाने में तो आप जानते हैं सोशल मीडिया भी नहीं था, 24 घंटे के मीडिया चैनल्स भी नहीं थे, इसलिए उन पार्टियों ने जैसा चाहे वैसा किया, लोगों को पता तक नहीं चलता था। गजब की एकता दिखाते हैं लोग, जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए को उठाने में।